हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इसके वर से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 64। कल के एपिसोड में हमने सुना था कि बटरफ्लाइज और अवनी मिलकर अपना जलवा दिखाते हैं। अवनी का जलवा मतलब दूर से ही सबको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। कोई अवनी से सीखे। खैर, जितने भी लोग वहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे, 20 से ज़्यादा लोग थे, उन सबको बारी बारी से उठाई जाती है और लगभग 3 से 4 गाड़ी में उनको बोरे की तरह उठा उठा कर फेंक देते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर फेंकने के बाद लगभग 3-4 लोग उस गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अवनी ने जैसा कि बोला था कि उन्हें अपने अड्डे पर लेकर जानी है, वहाँ पूछताछ होगी सारी चीज़ें, और बाकी के लोग यहाँ पे रुक जाते हैं। अवनी जो है सबसे पहले ही कनेक्ट कर रखा था एक दूसरे से, सभी जो है कनेक्ट थे। वो कहती है कि तुम सबके जेब में कुछ है। सभी जो है अपने जेब में हाथ डालते हैं, तो वहाँ पे छोटी सी एक बॉक्स टाइप का छोटा छोटा लगभग 1 इंच के आसपास चीज़ें थी। वो कहती है कि उन्हें लो, और सारे बटरफ्लाइज जितने भी हैं उनके पीछे पर एक देखो थोड़ी सी छोटी सी स्विच होगी, एक रेड कलर की। तो वो लोग देखते हैं, कहते हैं कि इसमें उस पर प्रेस करो। वो लोग प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से जस्ट वैसे ही जैसे ये डिब्बी टाइप की थी ना, छोटा सा, वैसे ही चीज़ें निकलती हैं। और वो कहती है कि उसे फेंको और इसे डाल लो, जैसे कि गन में गोलियां डाली जाती है ना पहले से, बिल्कुल उसी तरह की चीज़ें थी। उसमें के निडल्स तो ख़त्म हो चुकी थी, तो ये दूसरी थी जो अवनी ने पहले ही तैयारी के साथ इनके दे रखा था। हालांकि इन्हें पता नहीं था, सबके कपड़ों में था। ये कपड़े भी स्पेशली बनाए गए थे, बुलेट प्रूफ थे सबके कपड़े। अवनी कहती है कि इसी तरह के 2 और नीडल्स के बॉक्स हैं सबके पास, ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करनी है, ठीक है। और हाँ, अपने काम पे लग जाओ। 2 और जो है मैंने 2 लोगों को और ट्रैक कर रखा है, और वो यहाँ से करीबन 100 मीटर के आसपास दिखा रहा है। तुम्हें राइट साइड से आगे बढ़नी है। सभी जो है यस कहते हैं, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। एक राइट साइड निकल जाते हैं और एक लेफ्ट साइड निकल जाते हैं, जो कि ये रास्ते जो हैं आगे चल के आपस में मिलने वाले थे। अवनी के कहे मुताबिक ये लोग तो यहाँ से निकल जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ समंदर के बीचों बीच नेवी की टीम जो है आगे बढ़ चुकी थी, और उस जगह पे लोग जाते हैं। जितने भी शिप थे बड़े बड़े कंटेनर वाले, उन सबको जो है घेर ली जाती है और कही जाती है कि हमें चेकिंग करनी है। लेकिन नेवी के आने के पहले ही, ऑफिसर्स के आने के पहले ही ये लोग अपनी तैयारियों में लग चुके थे, और जितनी भी चीज़ें थी वो सभी चीज़ों को वहाँ से हटा दी जाती है, उस कंटेनर से हटा दी जाती है। और हटाने के बाद उन कंटेनर के नीचे एक खुफिया जगह थी कंटेनर के नीचे। लेकिन कंटेनर इतने भारी भारी थे, इतने बड़े थे कि उनको हटाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन हाँ, ये लोग बहुत ही ज़्यादा ढीठ होते हैं और दिमाग वाले होते हैं। गलत चीज़ों में इनका दिमाग बहुत फास्ट चलता है, लेकिन सही चीज़ों में वो ज़ीरो हो जाता है। सही काम करने में आता ही नहीं है। एक कंटेनर के जो बगल से लकड़ी की बनी हुई थी, वहाँ पे काटने के बाद छोटा सा नहीं कह सकते, थोड़ी सी बड़े हॉल करते हैं जिसमें एक आदमी घुस सकता है। उन सारी चीज़ों को वहाँ पे सेफली छुपा देते हैं। उसके बाद जो है उस लकड़ी को जो काटा गया था ना, उसको फिर से लगाकर उसको अच्छे से चिपका कर वहाँ पे कुछ चीज़ें बिछा दी जाती हैं ताकि किसी को नज़र ना आए। हालांकि इतना आसान नहीं था बचना, लेकिन फिर भी जब तक बचने की कोशिश किया जा सकता है कर सकते हैं। इनके दिमाग में ये था। और कुछ चीज़ें अपनी बॉडी के साथ भी चिपका लेते हैं, जैसे कि छोटे छोटे गन वगैरह जो होती हैं, ताकि वक्त आने पर यूज़ किया जा सके। और ऐसे थे कि कपड़ों में रखो तो कपड़े की तरह ही वो हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कपड़े में छिपाओ, या मोबाइल वगैरह भी हम लोग रखते हैं जेब में, तो उस जगह पर वो मोबाइल की शेप में दिखाई देने लगते हैं, हाँ यहाँ पे मोबाइल है या कुछ है। लेकिन वो गन्स ऐसे थे, इतने छोटे छोटे थे कि वो नज़र नहीं आ रहे थे, कपड़े में जाकर वो छिप जाते हैं। ये ये भी ऐसा लग रहा था जैसे कि काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीज़ें थी। खैर, नॉर्मल सी बात है, अदर कंट्री में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, उन लोगों को तो कोई काम है ही नहीं। हाँ, बात है टेररिस्ट और अंडरवर्ल्ड की आती है ना, तो वहाँ पे गन्स हथियार के मामले में एक अलग ही लेवल की एक्सपेरिमेंट चलती रहती है, ताकि बेहतर से बेहतर चीज़ें बनाई जा सके दूसरों को तकलीफ देने के लिए।
ऑफिसर की शिप जो है आ चुकी थी। वो सभी जो है वहाँ पे 4-5 शिप थे जिसमें कंटेनर लोड थे। तो वो लोग जो है सबको घेर लेते हैं और आगे बढ़ने से रोक देते हैं। यहाँ से इंडिया पहुँचने में ज़्यादा टाइम नहीं था, बस 2 से ढाई घंटे लगने वाले थे। ये बहुत करीब आ चुके थे। सारे ऑफिसर शिप पे चढ़ते हैं और चेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सबकी आँखें जो है सब पे टिकी हुई थी। सबको एक जगह पे बैठा दी जाती है और चेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है और पूछताछ भी हो रही थी कि यहाँ पे कुछ ऑफिसर आए हुए थे, वो गायब है। क्या आप लोगों ने देखा? क्या आप लोगों ने कुछ सुना या कुछ और कहीं पर भी? यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट भी की गई है। तो शिप में बैठे हुए लोग कहते हैं कि नहीं सर, हमने तो नहीं देखा, पर हाँ हमें भी महसूस हुआ कि समंदर में कुछ तो हलचल हुई है। हमें भी झटके लगे थे, लेकिन दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आया। ऑफिसर बहुत घूर कर मतलब होता नहीं, गौर से उसकी आंखों को देख रहा था, उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। ये लोग भी अपने एक्सप्रेशन छिपाने में बहुत माहिर थे। चारों तरफ ढूंढने के बाद उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है। जब कुछ नहीं मिलता है तो दूसरे शिप में जाते हैं, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उनमें से दो ऐसे ऑफिसर थे जिनका शक दो शिपों पर जा रहा था, क्योंकि दो पर जो लोग थे बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे। देखने में तो लग रहा था कि सब नॉर्मल है, लेकिन उनका बिहेवियर, उनका एक्सप्रेशन नॉर्मल से मैच नहीं कर रहा था। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी कहते हैं नज़र रखना, तो बस वही कर रहे थे। वो एक मैसेज भेज देते हैं और उस मैसेज के द्वारा ही एक मछुआरा मछुआरा जो है, कह सकते हैं मछुआरा, उस सीप के आसपास मंडराने लगता है। कहते हैं ना कि मछली पकड़ने के बहाने आसपास भटकते रहना, बस वही चीज़ें थी, ताकि उन पे नज़रें रखी जा सके। और ऑफिसर के जाने के बाद सभी जो है राहत की सांसें लेते हैं और अपनी स्पीड जो है बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं कि लेट हो रहा है, जल्दी चलो। और ये बात ऑफिसर के सामने बोली गई थी, लेकिन ऑफिसर कुछ नहीं कहते। इनकी स्पीड बढ़ती है। करीबन 1.5 घंटे होने वाले थे और ये लोग फाइनली उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे विदेशी जहाज़ों को उतारी जाती है। मतलब ये मुंबई के किनारे बसे एक ब्लू हॉर्जेंट पोर्ट है, जहाँ पे उस रात विदेशी जहाज़ों की लंबी कतार लगी हुई थी। कंटेनर उतारे जा रहे थे और अंधेरे में कुछ ऐसे भी लोग थे जिस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल रहे थे, जिसके बारे में आम लोगों को ज़रा भी खबर नहीं थी। जैसे ही इनकी शिप उन शिपों के आसपास पहुँचती है जहाँ पे चेकिंग भी चल रही थी और साथ ही साथ कंटेनर भी उतारे जा रहे थे, तो उनमें जो लोग थे, जो एक्स्ट्रा लोग थे, जो इन कंटेनर से कोई लेना देना नहीं था, इन्हें बस किसी भी तरह से मुंबई में कदम रखनी थी, वो लोग इस चीज़ का, अंधेरे का और उन भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं और धीरे धीरे करके अपना हथियार, अपना हर एक चीज़ जो वो लोग लेकर आए थे, इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर मौके को देखते हुए चुप छुपाकर वहाँ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। करीबन ये सारी चीज़ें करते करते ना 1 से 1.5 घंटे और निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी वो पूरी तरह से निकले नहीं थे। और जो अवनी के लोग थे वो वहाँ पर पहले से ही थे। मछुआरे और कंटेनर उतारते हैं ना लोग मजदूरों के भेष में थे। उनमें से कुछ लोगों की नज़र इन पे पड़ जाती है और बहुत ही गौर से देखते हैं। इनकी आंखें ऐसी थी जैसे कि एक आम इंसान से 10 गुना ज़्यादा तेज, 10 गुना ज़्यादा तेज। अगर एक आम इंसान 20 मीटर रात में, अगर 20 मीटर चीज़ों को नॉर्मली देख पाए, हालांकि इन 20 मीटर भी देखना पॉसिबल नहीं होती है रात में, तो ये लोग 50 मीटर की चीज़ें देख सकते हैं, 100 मीटर की देख सकते हैं। हालांकि क्लियर हो या ना हो, लेकिन हाँ, ये जान जाएंगे कि वहाँ पे कोई है, इंसान है या जानवर। एक्सपेरिमेंट में उनकी जो है ना शारीरिक बल के साथ साथ आंखों की रोशनी और दिमाग सभी तेज हो चुके थे। उनमें से कुछ लोग वो लोग देख लेते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं। तभी मैसेज अवनी को भेजी जाती है और मैं अवनी को जब मैसेज मिलती है ना, तो बस क्या था, उसका दिमाग एक्टिव हो जाता है और वो अपने काम पर लग जाती है। वो तुरंत तुरंत जो है अपने रोबोट्स, जो रोबोट्स थे घर पर, उसको एक्टिव होने के लिए कहती है।
मेंशन में जो 3 रोबोट थे, एक बटलर और 2 और थे, जिसको बटलर ठीक कर चुका था। पहले ही वो काम करना स्टार्ट कर चुके थे और वो कहती है कि सभी जो है बटरफ्लाइज़ को कंट्रोल तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन सब पे नज़रें रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक इंसान कहाँ-कहाँ नज़र रख सकता है। ये अपनी फ़िलहाल उस जगह पे नज़र रख रही है, जिन पे लोगों को पकड़ा गया था। अब ये पॉट साइड की बात थी, कंटेनर उतारे जा रहे थे, लोग उसमें छिप-छिपा कर आगे बढ़ रहे थे। अगर एक भी इंसान वहाँ से आगे बढ़ गया ना, तो आम इंसान के लिए खतरे हो सकते हैं। तो अब रोबोट्स भी उसका साथ दे रहे थे और यहाँ पे उसके लोग अपने-अपने रोबोट्स को एक्टिव कर चुके थे और भीड़ से थोड़ी दूर चले गए थे और आस-पास सभी जगहों पर उन बटरफ्लाइज़ को छोड़ देते हैं। वो बटरफ्लाइज़ उन लोगों का पीछा भी करती हैं और साथ ही साथ उन शीपों पर भी नज़र रखती हैं, जो दूर से घर में बैठे रोबोट देखते हैं और साथ ही साथ ये लोग भी अपने टैब में देख रहे थे। तभी उन्हें पता चलती है कि जो 5 शिप लास्ट में आए हुए थे, उनमें से 3 शिपों में से लगभग 150 से ज़्यादा लोग बाहर आ चुके थे। सबका शरीर थोड़ा भारी था, ऐसा लग रहा था जैसे कि खुद से कुछ चिपका रखा हो। शरीर के हिसाब से मतलब चेहरे के हिसाब से शरीर था ही नहीं, तो समझ जाते हैं कि इसमें कुछ छिपाया गया है, हथियार वगैरह चाहे जो भी हो। सभी आगे बढ़ रहे थे। अवनी कहती है, "एक काम करो, ये हो ना हो सभी यहाँ से पहले एक जगह पे जाएँगे, कहीं पर भी जाएँगे ज़रूर, क्योंकि बिना मीटिंग ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इन पे नज़रें रखो और इनका पीछा करो। जो हमने पहले वाला काम किया था ना, प्लानिंग के तहत, जस्ट वैसे ही करनी है। अगर ये लोग अलग-अलग हो भी जाते हैं ना, तो तुम सब भी अलग-अलग बँट जाना, अपने-अपने बटरफ्लाइज़ के साथ और इनसे दूरी बना के ही रहना, गलती से भी पकड़े नहीं जानी है।" यस बॉस। सभी जो है अपने काम में लग जाते हैं और अवनी के कहे मुताबिक ही काम की जाती है। जैसा कि हमने बोला था कि ये लोग सभी एक जगह पे जाएँगे, लेकिन वो एक जगह पे नहीं जाते हैं, बल्कि वो 3 हिस्सों में बँट जाते हैं और 3 अलग-अलग डायरेक्शन में वो लोग जाने लगते हैं। ये देखकर अवनी के लोग भी 3 हिस्सों में बँट जाते हैं और अपने बटरफ्लाई को आगे भेज देते हैं और खुद उनके पीछे-पीछे। वहीं दूसरी तरफ अवनी ने जैसा कि बोला था कि 100 मीटर के अंदर में वो 2 लोगों की ट्रैकिंग एक्टिवेट है। इसी तरह से जो है आगे बढ़ते हुए एक छोटा-सा गाँव नज़र आता है 100 मीटर के आस-पास जो है छोटा ही गाँव था, जहाँ पे लगभग गिने-चुने 20-30 घर थे और काफ़ी अल्टर थी ये जगह। वो तो जो वो लोग पकड़े गए थे थोड़ी-सी बाज़ार साइड में थी, लेकिन ये गाँव थी। तभी अवनी जो है 2-3 घरों के बारे में बताती है कि यहाँ पे लोग हो सकते हैं, तो वो बटरफ्लाई भेजकर विंडो पर, दरवाजे पर या ऊपर से रोशनदान वगैरह जो होती है ना, उन सब में ताका-झाँकी करने के लिए होता है और अवनी बड़ी गौर से स्क्रीन के ज़रिए सारी चीज़ें देख रही थी और वो लोग भी टैब के ज़रिए देख रहे थे। तभी एक घर में एक आदमी नज़र आता है, जहाँ पे बॉम्ब वगैरह जो होती हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रहा था या फिर उसको सेट कर रहा था, जो भी हो। वो कर रहा था, वहाँ पे थोड़ी बहुत बारूद वगैरह की चीज़ें भी दिख रही थी, गन्स वगैरह भी रखी हुई थी। अवनी समझ जाती है कि ये उन्हीं में से एक है और वो अपने लोगों को आगाह कर देती है कि अभी नहीं, उसको करने दो, बाकी की चीज़ों पे नज़र रखते हैं। हर एक घर को इसी तरह से खंगाली जाती है। एक तो तितली मतलब तितली लोग को रोशनदान के ज़रिए, किसी के विंडो खुले हो तो उसके ज़रिए अंदर भेज दी जाती है और आस-पास की चीज़ों को बड़ी गौर से देखी जाती है। सभी जो अपने काम में लगे हुए थे, सब किसी का ध्यान नहीं था। कुछ तो रियल में भी फैमिली वाले थे, ऐसा नहीं है कि सब वही थे, फैमिली वाले भी थे। बूढ़े, किसी में बुजुर्ग थे, किसी में बच्चे अपने माँ-बाप के साथ खाना खा रहे थे या किसी में कुछ, लेकिन किसी में बैठ के ड्रिंक वगैरह की जा रही थी और आपस में बातें की जा रही थी। वहाँ पे एक बटरफ्लाई उनके आस-पास उड़ रही थी। वो लोग देखते हैं ड्रिंक के नशे में, तो कहते हैं, "वाओ! यार ये देखो, कितनी खूबसूरत कलरफुल है। अगर मैं इसे पकड़ लूँ, तो क्या इसे पिंजड़े में रख सकते हैं?" वो आदमी नशे में था। तितली को कोई कौन पिंजरे में रखता है? वो आदमी दूसरा आदमी हँसते हुए कहता है, "हाँ, रख सकते हैं। यार बहुत खूबसूरत है ये। काश! काश कि ये परी होती, तो कितना अच्छा होता, नहीं? आज रात हमारे मज़े ही मज़े हो जाते हैं। परी, 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 परी से याद आया, क्यों ना हम किसी परी को पकड़ के लेकर आएँ? क्या बोलते हो भाई लोग?"
कल से तो वैसे भी काम करनी है यार, आज की रात मिली है हमें, क्यों ना थोड़ी सी एंजॉय कर लेते हैं ना। क्या इस गाँव में कोई परी नहीं है? वो आदमी जो है ना, एक और था, वो उसको एक लात मारते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग ठीक है? हाँ, इस गाँव वालों ने हमें रहने के लिए जगह दिया और तुम उन्हें ही तकलीफ देना चाहते हो? तुम्हें पता भी है गाँव वाले कितने खतरनाक होते हैं? जब वो खाना दे सकते हैं ना, तो तुम्हारे मुंह के अंदर हाथ डाल के वो निकाल भी सकते हैं। आए बड़े परी पकड़ने। तभी दूसरा आदमी कहता है, अरे भाई उन्हें पता चलेगी तब ना, अर्ली मॉर्निंग होते ही हम यहाँ से भाग जाएंगे। अच्छा, क्या इतना आसान है? हाँ बिल्कुल। तभी इत्तेफाक से उनके डोर बेल बजने की आवाज़ आती है। वो एक आदमी जो है दरवाज़ा खोलता है, तो वहाँ पर एक 15 साल की लड़की थी, बेहद ही मासूम और क्यूट। वो आदमी उस लड़की को देखता है और कहता है, क्या हुआ बच्चा, क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो वो लड़की जो है कहती है, भैया ये मम्मी ने ना खाना भेजा है आप सबके लिए, आप खा लो। तभी उन बीच में बैठे वो इंसान की नज़र उस लड़की पे पड़ जाती है जो परी की बातें कर रहा था, और उनकी बातें अवनी भी सुन रही थी, और वो टाइप पर साबी उसके आदमी भी सुन रहे थे। वो आदमी जब उस लड़की को देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है और कहती है, वाह परी मिल गई। जो आदमी उसका साथ दे रहा था ना, तो वो भी ये कहते, क्या बोल रहा है? वो सामने देख, परी मिल गई। वो जो है दो तीन लोग भी पीछे पलट के देखते हैं, उनकी आंखों में हवस साफ नजर आ रही थी, साफ। वो लड़की उस आदमी को कहती है कि भैया आप ये लो खा लो, बर्तन में बाद में आके ले जाऊंगी। वो आदमी ही कहता है, हाँ ठीक है बेटा जाओ। वो कहता उससे पहले ही वो आदमी खड़ी होता है जो परी की बातें कर रहा था, वो जाता है और कहता है, अब परी। वो लड़की वो लड़की रुक जाती है, कहती, क्या बोला भैया? परी? भैया मेरा नाम परी नहीं है, मेरा नाम पिंकी है। अच्छा पिंकी, पिंकी परी, पिंकी परी, पिंकी, हाँ परी, पी से पिंकी, पी से परी। वो लड़की हंसने लगती है, कहती है, हाँ भैया, पी से पिंकी, पी से परी। ठीक है भैया मैं जा रही हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे मम्मा के साथ खाना खानी है। दादी दादी मेरा इंतज़ार कर रही है। वो आदमी, रुको ना बेटा रुको, अंदर आओ, हमारे साथ खा लो ना, भूख लगी है ना, हमारे साथ खा लो। वो लड़की कहती, नहीं भैया मुझे मम्मी के पास जानी है, ये बोलकर वो जाने लगती है। तो वो आदमी उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कहता, अरे बेटा क्यों इतनी जल्दी जानी है, आओ ना, हमारे पास बहुत सारे चॉकलेट हैं, बहुत सारे, तुम्हें चॉकलेट खानी है? वो लड़की थोड़ा घबरा जाती है, यार 15 साल की लड़की बच्ची थोड़ी होती है। हाँ ठीक है बच्ची तो है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसे समझ में ना आए चीज़ें। उसे लगता है कि कुछ तो गलत है। वो आदमी ने हाथ पकड़ रखा था, और इतनी जोर से पकड़ रखा था ना कि उसके हाथ में दर्द हो रहे थे। वो लड़की अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती, भैया क्या कर रहे हो आप, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, भैया छोड़िए। वो आदमी कहता है, अरे बेटा कुछ नहीं होगा, चलो हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, पैसे देंगे, भूख लगी है ना, खाना भी देंगे जो तुम लेकर आई हो, जरा देखो तो सही तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया है। वैसे तुम तो बहुत खूबसूरत हो परी की जैसी, तुम्हारी मम्मी भी तो खूबसूरत होंगी ना। वो लड़की वो लड़की समझ जाती है कि यार कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ है। 15 साल के बच्चे इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि चीज़ें उन्हें समझ में ना आए। वो लड़की भागने की कोशिश करती है, उसका हाथ छुड़ाती है, उसको काट भी लेती है, लेकिन वो आदमी छोड़ने को ज़रा भी तैयार नहीं था। और इसी बीच में एक और आदमी आ जाता है, और वो आता है, इधर उधर नजरें घुमाता है और तुरंत उस लड़की को कमर से पकड़ता है और खींच कर अंदर ले आता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। वो लड़की चिल्लाती उसे पहले ही दूसरा आदमी जो था ना, उसके मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है, ना 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 परी, ना बच्चा, चिल्लाते नहीं, लोग जग जाएंगे, और वो लोग जग गए तो क्या सोचेंगे? हाँ, तुम्हारी माँ ने इतनी रात को हमारे पास क्यों भेजा? हाँ बताओ, तुम्हारी माँ पे लोग गलत नज़र डालेंगे। एक काम करते हैं भाई, क्या बोलते हो, इसकी माँ को भी बुला ले क्या, एक से भले दो। इसको देख कर लग रहा है कि इसकी माँ भी बहुत खूबसूरत होगी। एक आदमी कहता है, इतना भी लालची मत बनो, ठीक है, और वो बच्ची है यार, क्यों परेशान करना, छोड़ दो ना उसे। वो आदमी उसको एक लात मारता है और कहता है, चुप, चुप एकदम, साइड में रह। मतलब
जिस थाली में खानी है उसी में छेद करनी है इन लोगों को। जिस गाँव में ठहरे हुए थे गाँव वालों ने मदद की और उनके साथ ही इनको धोखा करनी है, गलत करनी है। वो लड़की बेचैन हो रही थी, वो हाथ पैर चला रही थी। उन लोगों ने उसके हाथ और पैरों को पकड़ लिया था और वहाँ पे जो ड्रिंक रखी हुई थी, ड्रिंक, वो कहते हैं बेटा जूस पियोगे? वो उठाते हैं, उसके मुंह में डालने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ घूंट तो उसके गले से उतर चुकी थी। उस लड़की के गले में जलन हो रही थी, वो लड़की खांस रही थी, उसकी आंखें रीड होने लगती है और ये सारी हरकतें अवनी और ये लोग देख रहे थे। अवनी से अब जब कंट्रोल नहीं होता है तो वो कहती है एक्शन। वो आदमी तैयार हो जाते हैं, तुरंत अपने बटरफ्लाइज को एक्टिव, तो पहले से ही थी और पहले से एक बटरफ्लाई उस घर में घूम रही थी रूम में, 2-3 और भेज दिए जाते हैं विंडो के जरिए। करना क्या था, बस बटरफ्लाई अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। वो आदमी झुकते हैं, उस लड़की को फोर्स करने के लिए ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ही सबके गले में एक एक निडल्स चली जाती है और कुछ ही मिनटों में वहाँ पे 4-5 जितने भी लोग थे सबके सब बेहोश हो चुके थे। तब जाकर अवनी अपने आदमियों को अंदर भेजती है और कहती है कि उस बच्ची को सेफली उसके घर तक छोड़ दो और इन लोगों को उठाओ। और बाकी के घरों में जो पता चली थी कि कौन लोग यहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, ये लगभग 3 से 4 घरों में अपना डेरा जमा रखा था, अपना जगह बना रखा था और उन सबको भी सेम तरीके से पकड़ ली जाती है। और जो हथियार बना रहा था ना, वो तो हथियार बनाते बनाते उसको नींद आ जाती है क्या, वहीं पे वो सो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर अच्छे से उसको प्यार से उठाकर लेकर निकल जाते हैं। मतलब बेहोश करने के बाद और सारे जितने भी हथियार थे, बारूद थे, बॉम्ब थे, वो सारी चीज़ों को ज़ब्त कर ली जाती है। जैसे ही उस रूम में आदमी ने कदम रखा ना, वो लड़की और घबरा जाती है और खुद को कोने तक ले जाने लगती है, छिपाने लगती है। वो आदमी कहता है बेटा घबराओ मत, घबराओ मत, हमने ही तुम्हें बचाया है, इन सबको मारने वाले हम ही हैं, ठीक है? तो घबराओ मत, किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? और अपने घर जाओ। तो प्लीज़ मुझे कुछ कुछ मत कीजिए। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, देखो घबराओ मत, देखो हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। वो दरवाजे से हट जाता है, वो लड़की दौड़ते हुए दरवाजे से निकल जाती है और बड़ा बाहर जो है ना खड़ा था एक आदमी, तो वो उसको जाते हुए देखता है और उसका पीछा करता है जब तक वो अपने घर में सेफली चली नहीं जाती। उसके बाद जो है ये लोग अपना काम यहाँ से निपटाने के बाद निकल जाते हैं। अवनी जब वो 2 लोगों को ट्रैक कर रही थी ना, तो उनमें पता चलता है कि हाँ वो दोनों जो है पकड़े गए हैं और वो दोनों कोई और नहीं था यार, एक पुलिस में था और दूसरे ही संगठन से था। अवनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, मतलब जो देश के रक्षक हैं वही भक्षक बने फिर रहे हैं, वो भी छुप छुपा कर, ऐसे कैसे चलेगा? अवनी कहती है इन सबसे तो बाद में मैं निपटूंगी और इतने अच्छे से निपटूंगी ना कि ये लोग सोच भी नहीं सकते। वही अब अवनी को जानी थी वहाँ पे जहाँ पे ये लोग 3 हिस्सों में बटे हुए थे और मीटिंग चल रही थी, जो कंटेनर को लेकर अपने साथ आए थे। अवनी ड्राइवर को कहती है कार स्टार्ट करो और एक एड्रेस बताती है, उस एड्रेस पे वो सभी जो है जाने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि अवनी जो है ट्रैक नहीं कर रही थी, आसपास के एरियाज़ को भी ट्रैक कर रही थी और उसके जो चूहे थे जो संगठन को दी गई थी, वो लोग भी आसपास के जितने भी एरियाज़ थे मुंबई के उन हिस्सों में फैल चुके थे जहाँ पे अक्सर इनलीगल चीज़ें होती रहती हैं, जहाँ पे ज़्यादातर खतरे होते हैं, जहाँ पे लड़कियों के लिए अक्सर चीज़ें गलत हो जाती हैं। वो किसी भी मामले में अपने आप को नहीं छोड़ना चाहती थी, नहीं करना चाहती थी कोई भी चूक हो जाए उससे, क्योंकि ये गलती। वहीं दूसरी तरफ प्रिया भी संगठन के लोगों के साथ वो भी निकल चुकी थी। वो इस वक्त पीआर के वेश में थी, उसके साथ टाइगर भी था। टाइगर टाइगर तो आपको पता है ना, एके का लेफ्ट हैंड टाइगर, उसकी एंट्री भी हो चुकी थी यहाँ। यही नहीं अभी का जो हैकर था ना, जो पहले नंबर 1 पे आता था हैकिंग की दुनिया में, यही नहीं देश विदेश हर जगह से वो अपनी एक हिडन आइडेंटिटी रखता था, लेकिन उसको कोई जानता नहीं था, लेकिन वो सिर्फ वो एके के लिए काम करता था, वो भी एक्टिव हो चुका था। लेकिन आज के टाइम में एंजल नंबर 1 पे चल रही थी, टेक्नोलॉजी के मामले में भी और हैकिंग के मामले में भी। उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जो देश और विदेश की कंपनियों में सिक्योरिटी के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसकी की पूरी कंट्रोल अवनी का एक असिस्टेंट जो कि खुद एक रोबोट था, उसे ही वो हैंडल करता था। उसके बारे में हम बाद में जानेंगे।
पीआर यानी कि प्रिया और टाइगर अपने उन लगभग 100 से 150 लोगों के संगठन के लोगों के साथ निकल चुके थे और वो लोग भी उसी जगह पे जा रहे थे जहाँ पे अवनी जा रही थी। ये एक ऐसा जगह था, ये एक ऐसा खतरे वाली जगह थी जहाँ से बचना उन लोगों को लगभग नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ पे अक्सर इनलीगल चीज़ें होती रहती थी। कई बार संगठन के लोग वहाँ पे गए थे उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन हाँ, कम किया गया था लेकिन ख़त्म नहीं किया गया था। वो हमेशा वहाँ पे एक्टिविटी जो है ना इलीगल मामले में होती रहती थी। एक बार तो अभी कपूर यानी कि एक खुद भी गया था, लेकिन वहाँ पे एक ऐसी चीज़ें बनी हुई थी भूल भुलैया सब टाइप का कि वहाँ पे लोग जाते हैं ना तो फंस जाते हैं। और उस भूल भुलैया में ऐसे बहुत सारे हिडन कैमराज और बंदूकें लगाई गई थी जिसको दूर से ही लोग कंट्रोल करते थे और वहाँ पे जाने वाले कोई जिंदा बच के वापस नहीं आता था। इस भूल भुलैया को तोड़ने की कोशिश बहुत लोगों ने किया था, एक ने भी किया था, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया था। उस जगह को, उस एरिया को खरीदना चाहता था कि खरीद ले ताकि वो उसके कंट्रोल में जाए, लेकिन मजाल है कि कोई बेचे। जिसके नाम पे था, जो वो चलाता था, कंट्रोल करता था, वो कभी सामने आया ही नहीं। कौन है कौन नहीं कोई नहीं जानता था। ये भूल भुलैया ये भूल भुलैया एक ऐसी एरिया थी जहाँ पे लोग जाते तो थे और कुछ लोग ऐसा नहीं है कि बच के नहीं आते थे, लेकिन उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा। एक रिमोट के ज़रिए उस एरियाज़ को, उस भूल भुलैया को कंट्रोल किया जाता था। और अवनी बहुत अच्छे से जानती थी इसमें कदम रखना और यहाँ से बच के निकलना इतना आसान नहीं होने वाला है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये सभी जितने भी लोग थे ना, जो 3 लोगों में बटे हुए थे, 3 हिस्सों में बटे हुए थे, उसी एरिया की तरफ बढ़ रहे थे और अवनी उसे ट्रैक कर चुकी थी और अपने लोगों को वो पहले ही ऑर्डर दे चुकी थी कि कोई भी अभी भूल भुलैया में कदम नहीं रखेगा। अवनी ने इन लोगों को, ये जो एक्सपेरिमेंट वाले जो लोग थे उसके, उन लोगों को इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि इनको मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनको गोलियां भी, अगर एक नॉर्मल इंसान को गोली मारी जाए तो उसको आर पार हो जाएगा, लेकिन इन लोगों को अगर गोली मारी जाए ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 इंच तक ही घुस पाएगा। इनका शरीर आम इंसान से बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसीलिए अवनी ने इन्हें चूज़ किया था। हाँ, वो 400 लोग थे, 200 लोगों को लेकर ये निकली थी, लेकिन 200 और जो लोग थे ना उनको भी काम पर लगा दिया गया था वहीं पर, क्योंकि जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी उन सबको बुलाया जाएगा। क्योंकि अवनी नहीं चाहती थी, अवनी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मुंबई पे ज़रा भी खतरा पड़े। अब हज़ारों करोड़ों लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग मरते भी हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी ज़िंदगी की उन्हें वैल्यू ना हो, बिल्कुल भी नहीं। अवनी अपने से पूरी कोशिश कर रही थी कि सबको बचाते हुए आगे बढ़ा जाए, लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब देखना ये है कि अवनी क्या करती है, क्या उन लोगों को बचा पाएगी या उन लोगों को खोकर पूरी मुंबई को बचाएगी और अपने फैमिली को बचाएगी। वहीं पे प्रिया को भी ये सारी चीज़ें पता थी। उसने अपने लोगों को बोल रखा था कि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक उसमें कदम नहीं रखनी है। संगठन सिर्फ एके के लिए काम नहीं करता था, मुंबई के लिए काम नहीं करता था, बल्कि देश के लिए काम करता था और उनको बचाना बहुत ज़रूरी था संगठन में जो लोग थे। लेकिन हाँ, इस बार उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा बारीकी से जांच किया था हर एक इंसान पर, और सबके वो बिना बताए मेडिकल जांच की बहाना बनाकर सबकी बॉडी में ट्रैकिंग डिवाइस के साथ साथ माइक्रोचिप लगाई गई थी, ताकि सबको ट्रैक किया जा सके और उनकी बातें भी सुनी जा सके। अगर जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए इस बार। जब संगठन के कुछ लोग जाकर दुश्मनों से मिल सकते हैं तो और लोग भी मिल सकते हैं। अब कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अभी जो है बड़े आराम से अपने बंगले की छत पर खड़ी थी और बाहर का नज़ारा देख रही थी, जहाँ पर गार्डन में पूरा उसका परिवार था, पूरा का पूरा परिवार। सिया भी थी, बच्चों के साथ खेल रही थी, ज़मीन पर बैठे हुए थे और सभी मस्ती मजाक वगैरह कर रहे थे। और जो बड़े बुजुर्ग थे जैसे कि अनिका के माता पिता और रूही के माता पिता, राहुल के माता पिता, सभी अपने ग्रुप में बैठे हुए थे
और वो अपने ही में लगे हुए थे। अपने बच्चों के बारे में बात करना, अपने कॉलेज, अपने बीते हुए कल, सबके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। अभी बड़ी गौर से सबको देख रही थी और मन ही मन कहती है, काश ये समय यहीं पे थम जाता, काश ये समय यहीं पे थम जाता और ये खुशियों का पल, ये खुशियों का जो पल है ना, मैं इसे एक जगह पे कैद करके रख देती यहीं पर, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, कभी नहीं। कहते हैं कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। और अभी अच्छे से जानती थी, भले ही हमने अच्छे के लिए किया हो, लेकिन गलत तो गलत होता है ना, भले ही अच्छे वे में ही क्यों ना किया जाए। मान लो देश में कानून बनी हुई है, हर एक चीज़ है। हाँ, अमीर लोग जो होते हैं, पैसे वाले, करोड़ों अरबों में जो खेलते हैं, वो कानून को जेब में लेकर घूमते हैं, बात सही है। ये गलत जो है दुनिया में वही है, और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला है ना, सबका लेखा जोखा रखता है अपने पास। अभी कपूर ने भले ही बुरे लोगों को ही मारा है, लेकिन मारने का हक उसे दिया किसने है? ये भी एक कर्म ही है जो पीछा ही नहीं छोड़ता। एक खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट हो जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जान पे खतरे हमेशा बने रहते थे, और जिसके चक्कर में फैमिली भी चपेटे में आ जाती थी। कहीं ना कहीं अभी को समझ में आ रहा था कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, और ये ख़त्म तभी होगा जब अभी कपूर का नामो निशान मिट जाएगा इस दुनिया से। जब सबको लगेगा कि अभी कपूर मर चुकी है, तो शायद ये खतरे कम हो जाए। हालांकि ये खुद की चीज़ें हैं। लोग कहते हैं ना कि दूसरों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए लोग अपने आप को बलिदान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है अभी कपूर कोई कदम उठाए और उसके लोग उसको करने दें? बिल्कुल भी नहीं। अभी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली है, वो तो वक्त बताएगा ही बताएगा। लेकिन अवनी, अभी को कहाँ पता था कि जो अवनी है उसकी छोटी बहन उसके हर एक हरकत पर नजर रखी हुई है, हर एक हरकत पर। और वो गाड़ी में बैठे हुए ही अपनी बहन को देख रही थी और कह रही थी, दीदू, आपको क्या लगता है आप जो करने की कोशिश कर रहे हो वो मैं करने दूंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। आपको मैं वहां से निकलने नहीं दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। वो अपने हाथ में एक मोबाइल ले रखा था, उस पे कॉल करती है और कहती है, प्लान बी एक्टिवेट करो। जैसे ही वो बोलती है ना, वैसे ही अभी के पीछे दो बटरफ्लाई उड़ते हुए आते हैं। अभी तो अपनी सोच में गुम थी, उसके चेहरे पे फीकी सी स्माइल थी और अपनी फैमिली को देख रही थी। लेकिन उसको कहाँ पता था कि जो सोच रही है, जो वो करना चाहती है, और जो करना चाहती है क्या वो कर पाएगी, ये कुछ और। वहाँ से दो बटरफ्लाई आते हैं और आकर बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से उसके शोल्डर पे बैठ जाते हैं और अपने अंदर से वो निडल निकालते हैं और दोनों साइड उसके गले पर चुभो देते हैं। और ये होते ही अभी को जब चुभन महसूस होती है, तो तुरंत अपने गले पे हाथ रखती है और उस नीडल्स एक तरफ उसकी उंगलियों में लगती है और उसको पकड़ते उससे पहले वो नीडल्स अंदर घुस चुकी थी। वो अपनी नज़रें घुमाती है और दोनों बटरफ्लाई को देख लेती है। वो उड़ रहे थे जस्ट उसकी आंखों के सामने, और वो समझ जाती है कि अवनी ने गेम खेल लिया है। उसके चेहरे पर स्माइल के साथ साथ आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रही थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती, वो अपने जेब में हाथ डालती है, वहाँ से एक इंजेक्शन निकालती है, लेकिन वो इंजेक्शन वो खुद को लगा पाती उससे पहले उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और वो धड़ाम से छत पर गिर जाती है और वो नीडल्स उसके हाथ से छूट जाते हैं। अगर वो नीडल्स जो थी ना, इंजेक्शन, वो लगा लेती ना, तो जो बेहोशी वाली जो दी गई थी दवाई, उसका असर कम हो जाता, कह सकते हैं एंटीडोट था। लेकिन वो लगा नहीं पाती, उसको वक्त ही नहीं मिलता। बस फिर क्या था, अभी की बेहोश होते ही अवनी के ऑर्डर पर दो लोग आते हैं, अभी को उठाते हैं और उठाकर टेरेस पर ही एक सीक्रेट रूम था
जिसके बारे में किसी को पता नहीं था सिवाय अवनी और उसकी दादी के, क्योंकि ये सीक्रेट तरीके से बनाई गई थी। इसके बारे में अभी कोई नहीं पता था। उसको अंदर ले जाती है। अंदर जाने के बाद अभी को वहाँ पे लिटा दी जाती है। वहाँ पहले से ही एक लगभग अवनी की उम्र की एक लड़की थी। अवनी के ऑर्डर पर अभी के कपड़े जो है रिमूव कर दी जाती है और उसके ऊपर नॉर्मल से कपड़े पहना दी जाती है, क्योंकि अभी ने अपने कपड़े में बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी थी। हथियार के साथ साथ कई सारे नीडल्स, जहरीले वगैरह हर एक चीज़ थे। वो जहाँ भी जाती थी ना, अपनी प्रोटेक्शन लेकर जाती थी अपने साथ। ऐसे ही नहीं अभी कपूर बन गई, एक नाम, एक ब्रांड। और अवनी बहुत अच्छे से जानती थी कि अपनी दीदी को बचानी है तो सारी चीज़ों से दूर करनी होगी। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था ये करने के लिए। वो जानती थी कि जब वो होश में आएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, गुस्सा करेगी, जो करेगी। अभी के कपड़े चेंज करने के बाद उसके हाथ पैरों को बेड पर ही बांध दी जाती है, वो भी हथकड़ी के जरिए। और वो 2 आदमी जो थे वो ऑलरेडी निकल चुके थे। वो लड़की जो थी अभी को देख रही थी और बोलती है, सॉरी बॉस, बात आपकी ज़िंदगी की है तो जाहिर सी बात है हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है अवनी अपने काम पे लग जाती है। सभी जो है उस भूल भुलैया की तरफ बढ़ रहे थे और ये जो लोग थे ना वो ऑलरेडी उसमें जा चुके थे। अवनी चाहती थी कि सबको यहीं पे रोक लिया जाए, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि इतना आसान नहीं होने वाला, इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी कोशिश करनी तो बनती है ना। वो लोग उस भूल भुलैया से लगभग 2 किलोमीटर पीछे रुक जाते हैं। वहीं पर प्रिया और टाइगर अपने लोगों से इंतजार कर रहे थे। अवनी जो है कार से बाहर निकलती है। निकलने के बाद वो उनके पास जाती है। सभी लोग जो है झुक कर उसका जो है वेलकम करते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे बहुत देर तक मीटिंग चलती है, लगभग 2 घंटे से ऊपर हो जाते हैं। और वो लोग सोच नहीं पा रहे थे कि आखिर अंदर जाया तो जाया कैसे जाए, कुछ तो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते ना उस पर नज़र रखी जा रही थी, भूल भुलैया पर नज़र रखी जा रही थी। तभी प्रिया के मोबाइल पर मैसेज आती है कि उस भूल भुलैया से कुछ लोग बाहर निकले हैं, कुछ लड़कियां भी हैं और कुछ आदमी भी हैं, और वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बात जब अवनी को पता चलती है ना तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। होता नहीं है, प्लान, न्यू प्लान। और वो कहती है कि उन लोगों को उठाओ। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। उनमें लगभग 3 से 4 लोग थे, उन सबको उठा ली जाती है, एक जगह पर लेकर जाई जाती है। और जाने के बाद उनको बेहोश कर दिया जाता है, क्योंकि हमने इन्हें ट्रैक कर लिया था। इनकी बॉडी की जांच करने के बाद पता चला था कि इनकी बॉडी में कुछ तो है जिसके ज़रिए शायद इनको ट्रैक किया जा रहा है या फिर इन पे नज़रें रखी जा रही हैं। डिटेक्टिव मशीन होती है ना, उससे इनकी बॉडी की जांच की गई थी। उनके कपड़े जो है सभी जो है पहन लेते हैं, जैसे कि हमने प्रिया और टाइगर और कुछ लोग, और उनमें वो लोग शामिल थे जो अवनी के लोग थे, एक्सपेरिमेंट वाले वही। अवनी जो है प्रिया को कहती है, दी आप नहीं जा सकती। पर क्यों? दी आपको ना, श्रुति भाभी की कसम, आप यहीं पे रहोगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आप अंदर कदम मत रखना। हम वापस आए या ना आए, पर याद रहे आपको अंदर नहीं आनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको घर जाना होगा, भाभी को संभालना होगा, दीदू को संभालना होगा। पर हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं खुद को पूरी तरह प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं खुद को बचाने की 100% कोशिश करूँगी। अगर मेरी ज़िंदगी ऊपर वाले ने लिखी होगी तो मैं वापस ज़रूर आऊँगी, अगर नहीं लिखी होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी आप लोगों के लिए, अपने घर वालों के लिए, और ना ही अपने इन लोगों के लिए जो मुंबई में लोग रहते हैं। यहीं पे मैंने बचपन बिताया है और अपने बचपन से ही देखा है सबकी प्रोटेक्ट करते हुए, अपनी दीदी को भी, अपने पापा को भी, और मैं भी वही करने जा रही हूँ। प्रिया उसकी हाथ पकड़ लेती कहती, नहीं नहीं, कि क्या बोल रही हो, बिल्कुल भी नहीं। मैं अभी को क्या जवाब दूंगी, भाभी, भाभी को क्या जवाब दूंगी, घर वालों को क्या कहूँगी। अवनी, अवनी जो कहती है, भाभी, भाभी माँ की चिंता मत कीजिए,
में उनके लिए कुछ रखा है। आप ना, वो कान में कुछ कहती है और कहती है कि अगर मैं वापस नहीं आई ना तो वो सभी चीज़ें भाभी माँ और दीदू तक पहुँचा दीजिएगा। और अनिका, अनिका के लिए भी कुछ है, आप उसे दे दीजिएगा, ठीक है? लेकिन दीदी आप वेट करना, जल्दबाजी मत करना। मैं पूरी कोशिश करूँगी, मुझे वापस आनी है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी बितानी है, अपने भतीजे भतीजे के साथ खेलनी है, अपनी जान के साथ पूरी दुनिया घूमनी है। प्रिया को रोना आ रहा था। टाइगर कहता है मैं भी चलूँगा। पहले तो अवनी मना करती है, फिर टाइगर कहता है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मेरी लाइफ में कोई है नहीं, मैं अकेला इंसान हूँ, ज़िंदगी रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी बॉस का एहसान मेरे ऊपर इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, अगर मैं उनके लिए कुछ भी कर पाऊँ ना, कुछ भी, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूँगा। वैसे भी जीने की इच्छा तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी, बॉस की वजह से ज़िंदा हूँ, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। प्रिया कहती है हाँ इसको जाने दो। और टाइगर कुछ भी क्यों ना हो जाए, अवनी की रक्षा करनी है। टाइगर हाँ में से लाता है और कहता है आप चिंता मत कीजिए, जब तक मैं ज़िंदा हूँ इन पे कोई आँच नहीं आने दूंगा। हाँ मेरे मरने के बाद और कुछ होती है तो बात अलग है। सभी जो है अपनी चीज़ों में लगे हुए थे, इनको नज़र नहीं आ रही थी कि जो संगठन वाले लोग थे वो भी तैयार थे, लेकिन उन्हें मना कर दी जाती है। वो कही जाती है कि आप बाहर नज़र रखो, अगर बाहर कोई आता है तो उन्हें पकड़ो। और जो अवनी के साथ लोग आए हुए थे तो वहाँ पे लगभग पूरी की पूरी टीम आ चुकी थी। जो 200 लोग थे ना, 200 में से यहाँ पे 180 के आसपास के लोग आ चुके थे। और सभी को बाहर रखी जाती है और कही जाती है कि जैसे जैसे अगर वो लोग बाहर आते हैं तो उनका भेष बनाकर अंदर आए। और अवनी ने बताया कि गाड़ी में मैं अपने साथ ट्रैकिंग और हैकिंग की चीज़ें लेकर जा रही हूँ, उसके संपर्क में वहाँ की टेक्नोलॉजी आते ही वो हैक्ड हो जाएंगी और जिस पे बड़ी आराम से आप लोग नज़र रख सकते हो। सब ठीक रहा तो बिना किसी दिक्कत आप लोग भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि वो लोग भी हैकिंग वगैरह जानते थे। उनकी माइंड इतनी शार्प थी कि कोई एक चीज़ को एक बार वो प्रोसेस करते हुए देख लेना तो उसके दिमाग में फिट हो जाती थी। और अवनी ने उन लोगों को ऑलरेडी वो चीज़ें सिखा रखी थी। वो लोग हाँ में सिर लाते हैं और कुछ अवनी के कार में चले जाते हैं और कुछ बाहर रख के नज़र रखने लगते हैं छुप छिपा कर। और अवनी उन लोगों के कपड़े पहन के भेष बनाकर अपने लोगों के साथ, अवनी थी, टाइगर था और 2 लोग और थे जो कि अपने बटरफ्लाइज के साथ निकल चुके थे। जैसे ही उस भूल भुलैया में कदम रखते हैं ना तो वहाँ के नज़ारे देखकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है आप लोग इस जो अभी ट्विस्ट आई है उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, पर कहते हैं ना कि इंसान का जो कर्म है ना पीछा नहीं छोड़ता है। याद रखिएगा, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे, अच्छे हो या बुरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं ये अभी कपूर के कर्म ही है, या हाँ ठीक है अच्छे काम किए हैं, लेकिन अच्छे काम में भी एक लिमिट होती है। अच्छाई के नाम पे किसी को मारना, सज़ा देना इंसानों के हक में नहीं होती। खैर ऊपर वाले हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता है। अभी ने क्या किया वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अवनी ने कुछ भी नहीं किया यार। और आगे तो बहुत कुछ होगा, बहुत बहुत ज़्यादा। तो बस आप लोग को कुछ करनी नहीं है, बस वेट करना है। स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर तो करना ही है, साथ ही साथ कमेंट में इस स्टोरी से रिलेटेड, इस एपिसोड से रिलेटेड आप क्या सोचते हो लिख कर हमें भेजनी है। आगे क्या हो सकती है गेस भी करना चाहो तो कर सकते हो, करो शौक से करो, हम पढ़ेंगे, अगर मुझे पसंद आई तो ऐड भी कर देंगे। और और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ो यार, ठीक है? हमें भी थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दो, आप लोग भी आगे बढ़ो, मिलके काम करते हैं ना। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट एवरीवन।